कार्यक्रमको ब्यानर चाहिँ डिस्प्ले पछाडि भइरहेको छ। यहाँको निवेदन गर्न खोजे हामीले पनि समावेश गर भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी सार्वजनिक बहस कार्यक्रम आज रहेको छ र राष्ट्रिय महासङ्घ र व्यक्तिको संयोजन र जानकी एफएम 106 मेगाहरुको आयोजनामा आज कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ र आज कार्यक्रम एकदम छोटो हामीले योजना गरेका छौँ र आज कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय किरण पासवान सरलाई अध्यक्षता भाषण गरिदिनु त्यस्तै हामी वीर सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विभिन्न जातिका, विभिन्न वर्गका, विभिन्न भाषाभाषीका, विभिन्न प्रकृतिका व्यक्तिहरूको बसोबास हुन्छ र समाजलाई एउटा सफल समाज निर्माण गर्न प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई ख्याल गरेर योजना निर्माणहरू लगायत जुन कार्यक्रम गर्यो भने यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको खासमा सामाजिक न्याय प्राप्तिमा विभिन्न अवरोधहरू आइरहेको यहाँहरूलाई थाहै भइरहेको अवस्थामा खास गरी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई प्राय दुर्व्यवहारहरू हुने, हिंसा, बेवास्ता, शोषण जस्ता सवालहरूबाट उहाँहरूको संरक्षण र सम्वर्धन नितान्त आवश्यक अपरिहार्य पनि रहेको छ र भर्खरै पनि अहिले ग्लोबली रूपमा पनि कोभिड-19को कारणले जसरी अब बन्दाबन्दीहरू भयो, दुई चरणमा बन्दाबन्दीहरू भयो, लकडाउन भयो, ती लकडाउनमा पनि खास गरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूप्रति विभिन्न मिडियाहरूले मौतरी जिल्लामै 5वटा घटनाहरू अब अपाङ्गता भएको महिलाहरूप्रति ज्यादती दुर्व्यवहार भएको घटनाहरू विभिन्न नेसनल लेभलका मिडियाहरूले कभरेज गरेको अवस्थाहरू छ र त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा हामीले जिल्ला प्रहरी कार्य मौतरीसँग पनि अहिले पनि समन्वय र सहकार्य गर्दैछौँ र पीडितले न्याय पाउन् भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यो केसहरू अहिले पनि निरन्तर रहिरहेको यहाँलाई निवेदन गर्न खोजे। आज खासमा त्यस लगायत न्यायिक निकायहरूको भौतिक पूर्वाधारहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको कारणले यिनै विषयहरूसँग सम्बन्धित गरी आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी गइरहेको छौँ र अबको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म जानकी एफएम 106 मेगाहर्जका रेडियो स्टेसन म्यानेजर सर बटु सरलाई म अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार। धन्यवाद संजय सर। आप सबके जानकारी मैथिलीबाट विकित नेपाली सेवाबाट अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके न्याय में पहुँच संबंधी जारी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजना कयल गेल अछि। आयोजक जानकी एफएम दिस एहिमे हम सब एकदम शॉर्ट में करीब 40-45 मिनट में संपन्न करने के हम सब प्रयास करब। एहिमे हमर सबके जे सरकार वाला जेना अहाँ सब देख रहल छी एखन जे हमर सीटो से प्रमुख अतिथि छै तहिना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सब छै। अहाँ सबके जे जिज्ञासा अछि पहिले जे अपाङ्गता भेल साथी सब जे विभिन्न कार्यक्रम सब हुनका सबके जे कहब छलै, उपराग छलै, गुनासो छलै जे हमरा सबके स्टूडियो ऑफिस में जाइ छी तऽ अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके बहुत दिक्कत होइ छै, अदालते में जाइ छी कोनो समस्या रहै छै तऽ हमरा सबके दिक्कत होइए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जे समग्र मानव अधिकार के क्षेत्र में काज कर रहा है वो सब की सब कर रहा छथिन तो एक शुरू में हम जेना दू पार्ट में बांटे के प्रयास करब। जे पहले समझदारी कर लीजिए, पहले सहभागी सबके प्रश्न तनिका सबके जवाब देवे में कनी इजी है। और सबसे पहले अहाँ सब साथियों सब बहुत कम गोटे छी विभिन्न प्रकार के अपाङ्गता भेल साथी सब में जे पढ़ लिख के अहाँके जॉब कऽ सकै छी लेकिन नहीं भऽ रहल है विभिन्न कारण से कोनो साथी छी हम आग्रह करब अपने सब बेरा करिए कि कार्यक्रम जे छै से अहाँके विजुअल सेहो एकर भऽ जेतै यूट्यूब में जेतै और जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज सँ ई कार्यक्रम प्रसारण सेहो हेतै। ताहि कारण से अपने सब बेरा बेरी जे समस्या से कहबै आ संबंधित अहाँ सबके जे सब छथिन जिला प्रहरी से जिला प्रहरी में अहाँके बहुत राष्ट्रीय मुद्दा सब रहै छै ओतौ अपाङ्गता भेल साथी सब कते दिक्कत होइ छै हमर सबके गाँवके प्रतिनिधि सब छै अहाँ सबके जे जिज्ञासा हेतै से सब अहाँ सब कहबै ई सब ओकर जवाब देथिन। लास्ट में कार्यक्रम के अंतिम में आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है सबभन्दा पहिले आफ्नो मन्तव्य राख्नुपर्छ लास्ट में
त्यो आग्रह गरेँ र अन्तिममा हामी आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका हाम्रा अध्यक्षज्यूको मन्तव्यपछि आज कार्यक्रम समापन गर्छौँ। सुरुमा म फ्लोर ओपन गरेँ। के प्रश्न छ भने संजू भगत एक शुद्ध बोलाई थी ना गोवा पंता में पड़ी थी और अपांग के यत में कहे चाह कि बस हमरा सीडीओ ऑफिस में अपन अपांग मेरिए नहीं हमारा सबके नंगिरता बंदे लगी जाए तो सीधे साइड से भेटो करे के लगी जाए तो ऊपर रही थी हमारा सबके वही पहुँचो न भेल। नंबर एक और सभी अपने सबके रहल तो यो न सक्सेसमेंट मेन बात हमारे शिक्षा के पछाड़ी 2 नंबर प्रदेश बजाय के लगी लोक सेवा आयोग के लगी जना नीति बने है से कब वर्ग के आरक्षण दे देने शिक्षा में, लेकिन शिक्षा में जे व्यक्ति सूत्र रहते से इतना लोक सेवा के आरक्षण में जाते। ये सब कहते हम दू सब यही हम बंद कर और एगो विशेष के लगी एगो आरो सर सिटी साहब के जानकारी के लगी जेना हमारा से अपांग के लगी जे इंडिया से भारत से कौन सामग्री खाद चावल अभी से यहू में से ये सब घेरी से वैसे के उपलब्ध के लगी बहुत हमारा सबके तकलीफ दैया। वही एक बार हमरे ये बीतल घटना हवा हम सब अपने हमारा सबके पढ़े वही गेल ना तो पढ़े कही हम तो अब तो अहीं के सुरक्षा लगी हम छी तो वही के लगे हम कहते सर सुरक्षा के लगी छी तो अपने सबके तो ढौआ नेपाल सरकार दै है कते बात यो करियो तो न तो यो हमारा सब से केनगा ई झपट चिका भगल काम कर बोल चल ल चल हमर 10 किलो चीनी है आ एगो तेल एगो मिर्चाई के संग ये हम तो कोनो लागू पदार्थ न लबै छियै कम हम बोले चलू तब जाके वो गेल तब ये कल के बोलते ढौआ ये कोई हमारा कल एगो दिए के साइड में से कहते मतलब दो न 200 रुपया भेट जाते तो हम बोलते हम पैसा केला देवे हम एगो अपांग से हम कमती में हमारा 20,000 के छूट है तो यो जाबे यो पर कनका यो पर ये विवाद है अभी या सबसे प्लस हम यतबे कहू और विशेष जानकारी राष्ट्रीय अपांग महासंघ के अध्यक्ष देवे कर हम बोली हमार कनका लगी तै के लगी हम अते कही नमस्कार। हमर नाम नीलम कुमारी मंडल है, हमर घर जनकपुर 8 नंबर वार्ड में है। हम मास्टर डिग्री क के मखन तक बैठल छी। हमरा मतलब आइ तक हम अपांग भेला के कारण हमरा कतौ सुधार नहीं मिलल। जना शिक्षा ने भी पढ़ली तो 10 तक एसएलसी के लिए हम सरकारी स्कूल से तेकर बाद में हम +2 बैचलर मास्टर डिग्री के लिए हम राजर्षि से भी करे हमरा मतलब 5% 5% जते हमरा मात्र छूट भेटल और कुछो नहीं भेटल। जना स्वास्थ्य अंचल अस्पताल सब में जाए फिर लाइन लागी पड़ी है, अपांग के सुविधा भी नहीं है। सीडीओ ऑफिस ने कोनो काज के अभी छी हमरा सबके नीचे से कहली सर से भेटत तो नीचे से फड़का के भिगा दिए भेटू के लागी मतलब नहीं देवे चाहे। हमरा सबके जना बुझाए कि बहुत तरह से हम सब अपहेलित भी छी। जना बिजनेस व्यापार के लागी भी इंडिया से लागत चाहे तरी कोनो चीज करे के लागी छूट ये नहीं है। जना दोसर आदमी के लिए तना हमरो सबके हर चीज नहीं लगी है तो सबके तो अपांग भेला के कारण मतलब जेना कार्यक्रम होइ छै तैयन बहुते निक से सब जे सब अतिथिगण सब आयल रहे छथिन से कहते हम हेल्प करबै हम एना करबै पर ओई हॉल से जे बाहर जाय है तो कुछो नहीं कतौ कुछ नहीं होइ छै। जेना हम बहुते करार नहीं भी भरली लोक सेवा नहीं हम भरे छी पर हमरा अखन नहीं हुए कि बैसाखी पकड़े छी हम लिखने आधा घंटा जते लिखे छी तो हमरा फिर हाथ नींद आए लगे तो हाथ केना कर लेकिन जेहने अई आदमी के टाइम छै तेहने हमरो टाइम छै। ओई टाइम में ई अपांग अथी होती कि अपांग वे निकाल सकते निकले नहीं सकी तै के लागे हमर जीके ने दुबे नाम निकलल छै सुबाने पर लिखित ने हमर नाम नहीं लिख रही छै। करार में भी अखन तक हमरा कतौ जब नहीं भेलिए अपांगे संग ने हम भरने रही तेसरा शायद कि दूसरा साल पर अहू नहीं भेले सपांग के वेन भ गेले अपांग के वे नहीं भेले।
हमरा सबके मतलब एगो लड़की भके एगो महिला भके साने नहीं रही तामा बीत गए, फिर भी संघर्ष करते करते पढ़ली, मास्टर डिग्री फेल हुई, फिर पढ़िए फेल, लेकिन आए बुझाए कि बेकार पढ़िए, पढ़ाई के कोई अर्थ नहीं। हमरा सबके आवाज वही अथी कोठा के भीतर न मात्रे छे, बाहर नहीं कतु छे, कोनो कहे अथी वही ने बहुते है। मेयर साहब भी बहुते बहुते बढ़िया बात सब कहे छथिन, कार्यक्रम हमें ना करबी, हम अहाँ सबके अभिभावक छे, लेकिन कार्यक्रम कोठा के लागे मात्रे अभिभावक छे, बाहर के लागे अभिभावक नहीं छे। और महिला सब तो एकदम और पीड़ित है केला बियाह वही कोई लोग पढ़ाई पर हमर बियाह भेले, लेकिन आइ वही ठाम में एते अपहेलित होइ छै, कहीं नौकरी नहीं हुई, जो पढ़ाई के लागी ब्याह के लिए भी नौकरी नहीं हुई, 4 वर्ष मतलब अपहेलित हो रहा छिए, हमरा सबके न्याय नहीं भेट रहा छे। ई सुनवाई कोई भी सुन रहा है, ओतऽ से ओतऽ तक केंद्र तक हम पुगल छिए, सर एगो पाइन कह के कोटा हमरा दऽ दिया जे राहत ने जयन हमर लाइसेंस छै तेन हमर नहीं भेल भरली त, लेकिन दोसर जाना के ओइन जॉब भेले जेकरा लाइसेंस नहीं रही है, छानबीन ने ई कोटा पकड़ेले और कैंसिल भ गेलै, पर हमर ओइन नहीं भेले, न समाज सुनी है, न कोनो सीडीओ साहब सब सुनी छथिन, नहीं कोनो मंत्री सब सुनी छथिन, कोई नहीं, सिर्फ भनाई के लागी कार्यक्रम हो है और भनाई के लागी मात्रे हो है, लागू अखन तक नहीं हो है, लागू होता हमरा संसद महिला बैठल नहीं रहते, कुछ जरूर एनजीओ है या एनजीओ है, एते सरकारी संस्था सब है, कतो एगो पांग के लागी दे देती नहीं काज करे के लागी, लेकिन कतो के नहीं हुई है, सपांग सबके हुई है, अपांग कम पढ़ल रही है, कुछो नहीं रही, वही सपांग सबके भा जाए सोच रिपा में रहता, अपांग के कतो के नहीं हुई है, सिर्फ बैठल रही। हम दू शब्द बोल के मेरो चाहिँ क्वेसन के भन्दाखेरि चाहिँ यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि थुप्रै किसिमका अन्याय र विभेदहरूमा परिरहेको अवस्थाहरू छ र उनीहरूले चाहिँ अब म अन्यायमा पर्यो, मलाई न्याय चाहियो भन्दै हाम्रो न्यायिक निकायसम्ममा चाहिँ आइरहेको घटनाहरू के कति छ भन्ने एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे र उनीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब ती अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जस्तै म व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता मान्छे, मैले चाहिँ कुनै कतै अन्यायमा परेको खण्डमा मैले चाहिँ अब सिडिओ साहबलाई भेट्नुपर्ने होला, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्ने होला, म जस्तो मान्छे उदाहरणको रूपमा अब त्यहाँ गएर म चाहिँ व्हिलचेयर सहित त्यहाँका कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेट्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, यदि अब छैन भने पनि यसबाट चाहिँ अलिकति प्रतिबद्धताको कुराहरू आउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा छ। हस्, अहिले नै यति नै। धन्यवाद। हमारा नाम शत्रुघ्न राजकर, हम राष्ट्रीय महासंघ प्रदेश न्यायाधीश सदस्य। खास करके हमारी जिज्ञासा सीडीओ साहब संबंधित भौतिक निर्माण के विषय के लेकर हम किसी बात करना चाहे। वास्तव में ये जो पहले के संरचना रह गई तो वही किसी के छवि पहले अपांग व्यक्ति के वास्तव में अभी भी जो बन रहा है नया संरचना से वो अपांग मैत्री अभी तक जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं पा सके, जो निर्माण कर रहा है वो जो है आके अपांग मैत्री जो है अभी तक नहीं। अब खास करके उदाहरण के आगे देख जाएगा सीडीओ ऑफिस के तो सही है, तक बाद में अन्य जो नया नगरपालिका में जनकपुर उपमहानगरपालिका में जो निर्माण भेले है नया भवन, अब इनमें कार्यालय जो है व्यवस्थापन सब वही भवन सब, लेकिन हुनका सबके साथे भेटा आगे हमरा सबके सीढ़ी चढ़ कर जा पड़े छे, हम स्वयं व्हील चेयर करके सीढ़ी चढ़ कर जा पड़े छे, ई हमरा लगी बहुत बड़का जो है दुर्भाग्य है। लेकिन देखे छिए हुनका सबके लिफ्ट के जो है हम लिफ्ट के व्यवस्था करने छी, लिफ्ट के व्यवस्था लेकिन निर्माण के करते दिन हो, लेकिन लिफ्ट के मतलब तक कोनो ठेका नहीं है, लेकिन अपांग के जाए के लगी मेयर साहब के लगी बहुत कठिनाई बढ़ रहा है। तेनाहिते रेलवे में जो अभी निर्माण धौसा जगह में जो रेलवे जो अभी पुराना रेलवे जो नया पुनः निर्माण जो रही है तहू में अपांग मैत्री बहुत जगह पर नहीं है, मतलब अत्य कठिन जो है नया अपांग सब केना जते ऊपर तक जो है जाकर जो है केना अपन जो है गंतव्य तक जेती ना रेलवे में चढ़ के से मतलब बहुत एक कठिनाई के तरफ जो है जा रहा है। ई जो है व्यापार कर सके ओहन जो है परिपत्र
एहिसँ जे सीडीओ कार्यालयसँ जे है से अपन सम्बन्धित भंसारमे जे यदि चलि जाए तऽ हमरा लगैए कि बहुत बड़का उपयुक्त होतै और ई समस्या जे है से सही होतै, मतलब कि सबके जानकारी रहतै। ई अपन जे है से रोजगार कोनो हिसाबसँ जे है से रोजगार, बहुत बेरोजगार अपन सब छै जकरा कठिनाइ भऽ रहल है, समस्या कोनो व्यापार खोलिकऽ जे है से तऽ ओहिसँ जे कुछ आबिकऽ जे है से 2 पैसा होइए आर्जन करके अपन बाल बच्चाके जे है से पालतै, ताहिके लऽ कऽ जे है से ई एकटा सुविधा जे है से एहिपर जे है से निर्माण करऽके लागि अथी पहल कऽ दिअके लागि हम सीडीओ साहबसँ अनुरोध करै छी। अभी तक धन्यवाद। बस ल जाओ मैं एगो हाथ ना है, केना करिए, केना कमाइए, केना कहिए, समस्या ये है सर। कुछ लाबे जाइ छियै, दवाई लाबे जाइ छियै तऽ एगो ढोने छूट पड़ै छै, डॉक्टरी दे से कहलक से दर्द न उठवा तऽ दवाई न कराबे, तो यह समस्या हमरा सर। खास करके सार्वजनिक यातायात में जो अपांगता भेल साथी सबके जे छूट होबक चाही से व्यवहारिक रूप में नहीं देखल गेल छै। मंच पर अहाँके एहिसँ पहिलेके कार्यक्रम में बस हमरा लगैए बेसी प्रश्न आबि गेल सीडीओ साहबके, तहिना आरो जिला प्रहरी से संबंधित सेहो कोनो अछि तऽ अपने सब कहि सकै छी। जी सीडीओ साहब तथा अपांग संघ के पासवान जी सभा में उपस्थित माननीय प्रकाश चौधरी, जिला प्रहरी कार्यालय, जिला अदालत सब गोरा के धन्यवाद। हम नेपाल सोसाइटी से हमार नाम सुरेंद्र शाह है, घर है जनकपुर 4 नंबर वार्ड में। एक कार्यक्रम मार्फत हनुक्रिया के कुछ दुख राखत कैसे मौका मिला, ओहिके लागि हम किरण सर के धन्यवाद दै छियै कि अपांग है एहि टाइप के बहुत खराब काल के एगो हेमोफिलिया रोग, जे रोग अहाँके 2 नंबर प्रदेश में करीब 5 से हराहरी 498-97 गो बिरामी है। अहाँके ओहि बिरामी के की हुई, बाहर हेमोफिलिया एहन प्रकार के रोग है, वंशगाणु रोग, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, नया नया पीढ़ी आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। और अहाँके बाहरो ब्लीडिंग आ भीतरो ब्लीडिंग कटाते तो न बाहर के रुकते न इंटरनल ब्लीडिंग होते, तो वो बहुत जोखिम बिरामी। ओहिके लागि अपनों तक एगो विश्व हेमोफिलिया संघ है, तनिका फैक्टर दान में दे है, वो की हुई तो केंद्र में अभी है, केंद्र से कुछ मात्रा में अभी है, तो ये के आदमी के जान वो माइंड चीज के एक्सपायर फैक्टर लगा हम सब जान बचे थे। लेकिन सरकार वाला सबके तय सोची समाज विकास मंत्रालय में तगेड़ा कैली और प्रदेश में अहाँके निमन कोऑपरेट कैली। बहुत खतरनाक रोग है, इस प्रकार के बहुत डेंजर रोग है। जखन अहाँके स्वेलिंग भऽ कऽ ज्वाइंट बिगड़लै तकर बाद एगो अपांग तऽ छिपे है, लेकिन इहो बहुत बच्चा सब अपांग भऽ रहल है। लेकिन एहि प्रति न सरकार वाला के ध्यान जाइए, न मानू न सीडीओ साहब के मार्फत जानकारी करनी छै कि ई बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ई धर्म के बात है, एहिमे किनका सहयोग करते तो बहुत बच्चा के जान बचते आ बहुत आदमी अपांग हुआ से बचते। ई बहुत खतरनाक खाल के रोग है। जखन ते कटाई है तो अहाँके की होइ है, एते ब्लीडिंग हुआ लगे ओकर कोई उपाय नहीं, तो कोई नहीं रोक सके, कतहु से नहीं रोक सके, तो ओकर उपाय ही फैक्टर है। लेकिन कुछ समूह फैक्टर हुए है अभी एक्सपायर फैक्टर सब वो में 3 गो 4 गो लगे जनरल फैक्टर आके लगे तो तुरंत जाए कोनो देश देलक दाम में निमन फैक्टर रही जे एक्सपायर नहीं रही, वैसे एको गो डोज सब जाए, लेकिन बाद में एक्सपायर वाला अभी वही सब लग हम सब काम चलते छी। ताहि हिसाब से सीडीओ साहब के ही जानकारी करबे छी कि एहन आगे देखियो तो देश में बहुते कार्यक्रम सब करे ही सरकार वाला सब आदमी के वो मानू न भरत प्रदेश सरकार साइकिल बटू बेटी बचाओ के, लेकिन एहन बेटा जा रहा है कोई बात प्रति पूरा में प्रदेश सरकार के ध्यान इतनी जखन पीड़ा करिए हम पीड़ा फैक्टर थे जखन पेन कर लगे तो बुझाइत रहे कि अहाँके कुछो नहीं और बहुत समस्या के अवस्था रहे। ताहि दुआरे ई बात के लगी सीडीओ साहब के सरकार वाला सब आग्रह करे हम सब करें। जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आरो कोनो साथी के धन्यवाद।
केही दिन अगाडि मात्र भएको थियो कि मैले चाहिँ खासमा त्यो कन्डिसन उहाँले गएर मैले त्यो बेला देखाएको पनि थिएन उहाँको कन्डिसन के छ कस्तो छ भनेर धेरै वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यो अब्जर्भ गरेर आफ्नो कन्डिसन के छ भनेपछि अब मेबी उहाँ पछि मैले चाहिँ सोद्धाखेरि त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अब रक्सी खाएर चाहिँ पल्टिनु भएको छ भनेर बुझेको मैले चाहिँ तर खासमा मेरो कन्सर्न के थियो भनेपछि त्यही नजिकै जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ अब त्यहाँ त्यो गोलो घर पनि रहेछ त्यहाँ त्यो गोलो घरको अगाडि चाहिँ एपिएफका पनि थिए तर मेरो कन्सर्न के भनेपछि अब त्यही जिल्ला प्रहरी छ त्यही एपिएफका व्यक्तिहरू पनि छन् अब त्यो हुन पनि सक्छ होला त्यो मनोसामाजिक या मानसिक भएका व्यक्ति पनि हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो केही वास्तै गरेनन् कि अनि म चाहिँ धेरै बेरसम्म चाहिँ त्यहाँ उभिरहेको थिएँ अनि मैले गएर जिल्ला प्रहरीमा पनि गएर भनेको सर यस्तो यस्तो कन्डिसन मैले उहाँलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहेको छु बरु हजुरहरूले केही हेल्पले गर्दा पनि एकचोटि गएर हेरौँ कन्डिसन के छ कस्तो छ मेबी उहाँको डेथ पनि हुनसक्छ होला कति मान्छे त्यहीँबाट गइरहेछन् आइरहेछन् एन्ड नो वान वाज नोटिसिङ क्या त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनि एकजना चाहिँ अब मेबी हवलदार हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ चाहिँ मसँगै चाहिँ जानुभयो अनि त्यसपछि गएर हेर्दाखेरि त रक्सी खाएर नै पल्टिनु भएको थियो अनि हामीले उठाएर उहाँलाई उहाँको हेल्प थ्रु चाहिँ हामीले उहाँलाई होस् रोडबाट चाहिँ पर गएर हामीले राखिदियौँ मेरो चाहिँ कन्सर्न अनि अस्ति पनि हामीले एकवटा केस स्टडीको लागि पनि गएको थियौँ अब लाइक मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामीले यस्ता मनोसामाजिक भएका व्यक्ति लावारिसे मान्छेहरू जो छन् रोडतिर या बाटोतिर उनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु किनभने त्यस्तो त अब एकजनाको थ्रु चाहिँ हुँदैन एकजनाले या पर्सनली कसैले हेल्प गर्यो भने चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि त मन्त्रालयको थ्रु या मानव अधिकार थ्रु नै जानुपर्ने हुन्छ सो इट वाज जस्ट एउटा जिज्ञासा मात्रै त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ धन्यवाद सहभागी विकास नहीं हुए तो हम वो सब पूर्व जमाना तथ्यांक रहे एते महिला पीड़ित भेले एते पुरुष पीड़ित भेले एते बाल बालिका पीड़ित भेले तेना अपाङ्गता व्यवसाय कोनो तथ्यांक छ कि नहीं जो नहीं है तो अब अहाँ सब की करबे से जानकारी करें धन्यवाद इना से अभी तक खास में कविता अपाङ्गता व्यक्ति सब वन किसिम के मतलब कोनो उजुरी लेके है ना पीड़ित पक्ष के मतलब अभी तक नया है ना हमारे देखला है ना ऐसे पहले शायद रहले होते है ना आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष में तो अभी तक नया है ना यदि इनके सब अभी है ना तो उनका सबके लगे जैसे मतलब कहबे कोई अनुसार से वातावरण बनायल गेल है ना इनकेस यदि कोनो अपाङ्गता व्यक्ति अलग पीड़ित हो गया है ना तो यदि वो यदि डायरेक्ट कार्यालय प्रमुख से यदि भेटे चाहते तो वही अनुसार से हमारे सबके कार्यालय प्रमुख सर से है ना से ऊपरी तो नहीं जाए के अवस्था नहीं से वन बिल्डिंग भवन नहीं से कंस्ट्रक्शन नहीं से लेकिन यदि उनका जानकारी मतलब वो हमारे ड्यूटी वाला रहे से जानकारी करा दी से वही अनुसार से मतलब सर खुद अपने ऊपरी से नीचे आके है ना पर्सनली मतलब भेटी से उन व्यक्ति सबसे है ना उनका से अपन पूछल जाए से कि से अपने समस्या की से वही अनुसार से अब कत फॉरवर्ड करे के से अब महिला संबंधी से तो महिला में पठा दी से एंड उजी संबंधी से तो उजी में पठा दी से तेन व्यवस्था है अभी तक है आज ये तो फिर मैम रखा के क्वेश्चन की मतलब है ना जो लावारिस टाइप के जगह से है ना मतलब प्यार खा के हो या रक्सी खा के है ना तो हम सबके अवस्था में की वैसे कि हम सबके प्रहरी यदि नजर में पड़े तो हम सब मतलब तत्काल वजह से मतलब ठाउँ चेंज कर दी रोड पर रही है तो रोड पर से साइड पे लगा दिली है ना कल अब एना हो मतलब जो रक्सी खैले से तो सर्टेन टाइम हो टाइम में अपने आप मतलब होश में चल आते है ना कोई बाहर के अवस्था के रही तो यदि मेडिकल के लगे हॉस्पिटल ले जाए पड़ते तो मोबाइल गाड़ी सब रही है तो मोबाइल गाड़ी थ्रू मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचा दी से और एक हम जना आप सबके जानकारी कराबी जना अखन भौतिक संरचना में अपने से बात के लिए जे अपांग मैत्री नहीं है लेकिन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के महिला बाल बालिका सेवा केंद्र से वो अपांग मैत्री है जना हम सब देखने छी ई एक प्लस पॉइंट से लेकिन फिर तै के बाद जो बिल्डिंग बनल है एखन जे अहाँ के एसपी सर सब जे बैठल अपांग मैत्री नहीं है तो ऐसे पर से ध्यान रखे पड़ते अब हम जिला अदालत धनुषा जिस हम जाता है कि जिला अदालत धनुषा पर सेवा संबंधी बहुत रास बात हो सके जना जिला प्रहरी कार्यालय के संबंधित सरकार जे ओहिठाम अहाँके उजुरी नहीं आयल छै लेकिन पीड़ित तो बहुत अपांग से भेल छथिन उजुरी नहीं आबे के तो बहुत रास कारण हो सके हुनका सबके भौतिक रूप में पहुँच नहीं सके तहिना जिला अदालत सेहो छै ओहिठाम बहुत रास समस्या ग्रस्त व्यक्ति सब पहुँचे छथिन जिला अदालत में अगर कोनो अपांगता भेल व्यक्ति पहुँचे छथिन तो उनका सबके सेवा में अदालत से की व्यवस्था छै जी पहले तो जिला अदालत में कोई कोर्ट है तो कोर्ट में पहले अपने सबके फिरा देते या पुलिस के थ्रू केस जाए केस गेला के बाद में अपांगता भेल जे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है
उनका सबके लाइन में लाग के तेहन कोनो व्यवस्था हम सब सेपरेट कर देने छी वही लाइन में जे एक ऑलरेडी लाइन लागल छै ओहिमे अपने सबके ठाड़ होबऽ नहीं पड़ते, अपने सबके सर्विस पहले दे देते, प्रायोरिटी में राखल जेतै। जेना अपने के मुद्दा पेशी में चढ़ै छै तऽ कॉज लिस्ट में भी अगर अपंगता भेल व्यक्ति सब छथिन तऽ हुनकर सबके मुद्दा के प्राथमिकता में पहले राखे के, जेना थुनुआ वाला सबके पहले राखल जाइ छै, ताहिके बाद में जे अन्य ट्रायल छै केस के बाद में अगर छै तऽ एहि केस के प्रायोरिटी में राखल जाइ छै। तेसर बात अगर कही तो मान जाओ जे अपने सब नहीं चढ़ सकै छी, सीढ़ी नहीं चढ़ वाला छै, ग्राउंड फ्लोर जनरली जते बेंच छै इजलास छै वो अपने के फर्स्ट फ्लोर में सेकेंड फ्लोर तक में छै। तो ओहि केस में बहुतो बेर इहो भेलैए जे या तो श्रीमान सब के तेहन बुझाइ छनि तऽ अपनो भी आबि जाइ छथिन नीचा, इहो तक देखलिए। जेना मिलापत्र के मुद्दा सब होइ छै तऽ एक बेर हमरे सबके बेंच से भेलै जे जे रहथिन वृद्ध हुनका चढ़ऽवला ऊपर इजलास में जाके हुनकर अवस्था नहीं छनि, तो ओहि केस में श्रीमान सब कहलखिन ठीक छै कि अंश के बात रहे तो देखऽ पड़ै छै, वो अपन अंश अगर छोड़ै छै कोनो पक्ष दावी छोड़ै छै तऽ ओकरा मानि न्यायाधीश के एकटा वेरीफाई करऽ पड़ै छै कि वह व्यक्ति छथिन कि नहीं। तो हमर सबके जज साहब नीचा उतर के ग्राउंड फ्लोर में देखलखिन जे यह व्यक्ति छथिन कि नहीं। तो इहो तक छै जहाँ तक बिल्डिंग के बात छै, तो बिल्डिंग अपांग मैत्री आब चूँकि 15-20 वर्ष पुरान बिल्डिंग छै, तो अपांग मैत्री बिल्डिंग अपने के स्लोप बनल सीढ़ी एहन टाइप के नहीं छै, लेकिन जे चीज होबऽ के चाही, जे सर्विस डिलीवरी होबऽ के चाही ओकर अल्टरनेटिव वे हम सब अपनाबै छी। जेना नहीं जा सकबै अपने तो ठीक है, ओकर मान लिअ कोनो एक ऑफिसर कोर्ट से जेतै नीचा अहाँके ओहूठमन अहाँके जे बात छै वो प्रक्रिया हेतै, चाहे जज साहब के ऑफर तो हुनका ओहिके कोनो तेहन इंसल्ट फील नहीं करै छथिन, नीके बात छै, हुनकर वो ड्यूटी छै। तो ओहि चीज में हमर सबके अदालत ओपन छै। दोसर तारीख के जहाँ तक सवाल छै तो अपने सब केस छै तो प्रायोरिटी में राखि कऽ जेना जे मुद्दा छै जे 6 months में जकरा डिस्पोज ऑफ करऽ के छै, अगर दोसर केस कनिक 6 months से 9 months लगतै, लेकिन अहाँ सबके केस छै तो एकरा एकदम स्पीडी ट्रायल के रूप में एकदम स्पीडी जस्टिस देवऽ के कंसर्न रहे छै, उद्देश्य रहे छै। एहि में बहुत हद तक सफल रूप भेल छै। आगामी दिन में आरो सुधार कर विषय कहल जाइ छै। एकदम आगू दिन में अगर मानि जाओ जे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पार्ट जहाँ तक है तो आप जतेक कोर्ट सिस्टम में अखन अपने के ई चीज छै जे जस्टिस डिलीवरी हो पड़े, चूँकि आप कॉन्स्टिट्यूशनों में देखल जाए तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज अ फंडामेंटल राइट, उसके बाद लॉ से बनल छै तो फंडामेंटल राइट्स है, चूँकि सब चीज है देखल गेल छै, लेकिन आप ऑन द पेपर ऑन द ग्राउंड बहुत बात भऽ रहल छै। इंफ्रास्ट्रक्चर में जे आप डेवलपमेंट आगू के बिल्डिंग बनतै ओहिमे एकटा हमर सबके कोर्ट विषय जरूर रहतै जे आप ओहि किस्म के अपने सबके फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होइ, ताहिके तरफ में आप ध्यान देबे करते से। लेकिन अखन जहाँ तक एट प्रेजेंट के बात करी तो जस्टिस डिलीवरी में कोनो तेहन डिस्क्रिमिनेशन नहीं छै, अपने सबके लेल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन छै। अपना सबके लेल जतेक सर्विस होबाक चाही ततेक अटमोस्ट देल जाइ छै। जेना एकटा आयल रहथिन तऽ हुनका हमर सबके स्टाफ सब ऊपर इजलास में अपने से उठाइयो के लगेलखिन, तऽ सेहो छै। व्हील चेयर भेलै तऽ एहन भेलै जे पुलिसो से लगा के होइ, लेकिन ऊपर इजलास में हमसब पहुँचे नहीं छी। तो तेहन कहबै तऽ पॉजिटिव रूप में सर्विस डिलीवरी में तेहन प्रॉब्लम अहाँ सबके अनफॉर्चुनेटली जे बॉडी में जे फिजिकल इम्पेयरमेंट है वही के चलते तेहन कोनो समस्या नहीं बढ़ रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एखन अपने सबके जानकारी करा दी जे अपांगता व्यक्ति सबके न्याय में पहुँच संबंधी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भऽ रहल अछि, जे कार्यक्रम के आयोजक रहल अछि जानकी अभियान 106 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो, तहिना संयोजन कर रहा है राष्ट्रीय अपांग महासंघ नेपाल, आ सहयोग रहल अछि टुगेदर वी कैन डू मोर CBM संस्था छै। सहयोग में कार्यक्रम संचालन भऽ रहल अछि। आइ के कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के अपांगता साथी सबके जे भौतिक रूप में अथवा कतौ जे हुनका अन्य प्रकार से समस्या होती है संदर्भ में खास हम सबके आइ के हमर सबके अतिथि छथि मैं अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हम जाय चाहै छी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सेहो बहुत प्रकार के उद्योग सब पढ़ि सकैया, पढ़ल हेतै अथवा नहीं पढ़ल छै तऽ की कारण छै। एखन समग्र में जे अपांगता साथी सबके समस्या सुनलिए अपने की अपने के लागि रहल अछि मानव अधिकार आयोग अपांगता साथी सबके लेल की सब कऽ रहल छै।
मनभया मदन धन्यवाद बटुक सर। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच विषयक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको मद्देनजर हाम्रो अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश संयोजक किरण सर, श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हाम्रो जिल्ला अदालतबाट आउनुभएको अधिकृत सर, हाम्रो महिला सेलबाट आउनुभएको सर लगायत विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू, सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जसरी यहाँ आज जुन विषयमा सवाल भयो, अहिले पनि यो अपाङ्ग मैत्री भवनहरू नहुँदाखेरि उहाँहरूले सेवामा उहाँहरूलाई न्यायमा पहुँच छैन भन्ने कुरामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा त्यो समस्या छ। हामीले पनि प्रयास चाहिँ गरेका छौँ अहिलेसम्म। जति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा विभिन्न सूचना जानकारी लिन अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै समस्या भएर आउनुहुन्छ, त्यो समयमा हामीले तलै राखेर उहाँहरूको विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर हामीले पनि कार्यालय प्रमुख चाहिँ माथि नै बस्ने जुन नेपाल सरकारको यो एउटा संस्कार छ त्यसलाई तोड्न आवश्यक छ। त्यसमा हामी केन्द्रसँग कुरा गरेर सबै प्रदेशमा त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पहल गर्छौँ। र जुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि सकेसम्म अपाङ्ग मैत्री भवनहरू खोजिरहेका छौँ अहिलेसम्म र गर्ने प्रयास पनि त्यसरी नै गरेका छौँ। किन हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रममा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई हामी लिफ्ट गर्छौँ र कुनै पनि अब अलिकति होटल नगर्दा पनि हामीले लिफ्ट भएको होटलहरू छ भने त्यो छैन भने तलको ग्राउन्ड फ्लोरहरूमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा अब हामीले प्रयास गरेको भन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा जुन आज कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम कमै हुने गर्छ, हामीले प्रदेश 2मा चाहिँ कमै सुन्ने गरेको छौँ। त्यो मध्ये पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा अस्ति भर्खरै यो 30औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको दिनमा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण थियो। र आज पनि यसरी जुन सवाल जवाफ गर्नुभएको छ यसले पनि केही मात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो प्रदेश सरकारले यहाँलाई पनि थाहा छ भर्खरै अब यो सुरु भएको छ सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाउने, लगभग 200 जना हिंसा पीडित महिलाहरूलाई राख्नलाई भन्ने कुरा आइरहेको छ। र हामी सबैको अब त्यसमा चाहिँ कम्तीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलाहरू पनि हिंसामा परिरहनु भएको छ प्रदेश 2मा। उहाँको लागि पनि त्यो आवास चाहिँ अपाङ्ग मैत्री होस् भनेर हामीले पहल गर्न जरुरी छ होला भन्ने पहिलो कुरो। र दोस्रो, हामीले भर्खरै यो कोरोना खोपको दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो प्रदेश स्तरको र जिल्ला स्तरको कोभिड अनुगमन समिति गठन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश स्तरकोमा किरण सर आफै हुनुहुन्छ त्यसमा समितिमा। र हामीले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोभिड खोपको चाहिँ उहाँलाई प्राथमिकतामा राखेर दिनुपर्छ भनेर 2-3वटा जिल्लामा अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसमा किरण सरलाई पनि हामीले सँगै हिँडायौँ। श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले त्यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू महोत्तरीमा त्यो समस्या भेटियो। उहाँहरू चाहिँ खोप लाउन जाँदाखेरि त्यो उहाँहरूको चाहिँ बैशाखी टेकेर जाँदाखेरि अब 20 मिनट 30 मिनट हिँड्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ खुट्टा सुन्निएर पुरै त्यो खुट्टै नचलेको भन्ने सूचना आइसकेपछि हामीले कम्तीमा त्यो समस्याबाट उहाँहरूलाई कसरी पर सार्ने अथवा स्थानीय तहले त्यसमा कस्तो भूमिका खेल्ने, हामी आफै सरकारवाला निकायले के गर्ने भनेर त्यहाँ पनि छलफल गऱ्यौँ। र पछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यहाँ पनि उहाँले समन्वय गरिदिनु भयो, किरण सर आफैले पनि त्यसमा पहल गर्नुभयो। त्यो एउटा प्रयास मात्रै थियो। र म फेरि हाम्रो अब बढी अनुगमनै हुने भएकोले गर्दाखेरि अनुगमनको क्रममा यो हामीले 8वटा जिल्लामा अघिल्लो वर्ष यहाँ हाम्रो 8वटा जिल्लामा केही विद्यालयहरू छन्। उहाँ बौद्धिक अपाङ्गता भएको सर आफै आउनु भएको छ। सिराहामा त्यहाँ विद्यालय छ एउटा, त्यहाँ लगायत अरू विद्यालयमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शैक्षिक स्तर के छ र त्यहाँको गुणस्तर कसरी वृद्धि भइरहेको छ, शिक्षाको पहुँच चाहिँ कसरी विकास भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू अथवा शैक्षिक सामग्रीहरू लगायतको चाहिँ व्यवस्था कस्तो गरेको छ भन्ने विषयमा अनुगमन गऱ्यौँ र त्यसको निचोड पनि आइसकेको छ। सँगसँगै किरण सर लगायत थुप्रै सरहरू पनि सहभागी हुनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरको सम्मेलन गर्यो र केन्द्रमा 77वटा जिल्लाको सहभागी बोलाएर केन्द्रीय स्तरको सम्मेलन गर्यो। त्यसबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ सिफारिस गरेको छ र सिफारिसको चाहिँ हामीले कार्यान्वयन के छ भनेर ताकेता पनि गरिरहेका छौँ, अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। र त्यो सिफारिसको आधारमा अहिले पछिल्ला बनेका भौतिक पूर्वाधारहरू जति पनि भवन शौचालयहरू छ त्यो चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बढ्ने प्रक्रियामा छ। हामीले त्यो एउटा प्रयासको रूपमा देखेका छौँ। नेपाल सरकारले कतिपय त्यो सुधार गरेको छ र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले अनुगमनको क्रममा पटक पटक उहाँहरूलाई त्यही सुझाव दिइरहेको छौँ। अर्को मैले यो पर्सामा अनुगमनको क्रममा चाहिँ पर्साको ठोरी गाउँपालिका भन्ने छ, त्यो चाहिँ लगभग अब यो चितवनको नजिकमा पर्छ। त्यहाँ एकजना भूपू सैनिकले लगभग 21 जना अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आश्रम बनाएर राख्नुभएको रहेछ र स्थानीय तहले जम्मा 1 लाख रुपियाँ वार्षिक रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्ने
बाँकी आफ्नो पेन्सनबाट उहाँहरूलाई सहयोग गरेको पाइयो। त्यसपछि त्यहाँ सबै कुराहरू हेरिसकेपछि लगभग 4-5 जना चाहिँ बेडमै हुनुहुन्छ र 3-4 जना व्हिल चेयरमा खाना खुवाउनुपर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ सामान्य सहयोगहरू मात्रै भएको देखियो र पछि तत्कालै त्यहाँ केही कुराहरू गरिसकेर हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पर्सामा आएर भेटिसकेपछि सिधै साथले तत्कालै त्यो सञ्चालकज्यूसँग फोनमा कुरा गरेर 13 जना जति अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ ओडाले यदि ओडा र गाउँपालिकाले सिफारिस गर्यो भने तत्कालै नागरिकता दिने र उहाँहरूको चाहिँ यो क वर्गको उहाँहरूलाई भत्ता दिने भन्ने खालको एउटा त्यो पनि काम भयो। र म यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हामीले पनि बारम्बार पटक पटक हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम पनि भन्ने गर्छौँ, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कार्डको सन्दर्भमा यो क ख ग वाला साथीहरूमा कले पूर्ण भत्ता पाउनुभयो, खले आंशिक पाउनुहुन्छ र यो ग र घको साथीहरू चाहिँ कार्डमा त्यति महत्त्व नदिएको पाइयो। त्यसको बारेमा पनि यहाँले कम्तीमा त्यो कार्डको महत्त्वको बारेमा बुझाइदिनुपर्छ होला, किनभने अघि पनि भन्नुभयो केही साथीहरूले, जस्तै हाम्रो अदालतको सरले पनि भन्नुभयो अब कार्ड भइसकेपछि त कम्तीमा उहाँको अपाङ्गता कार्ड देखिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई दिने सुविधा, जस्तै उहाँहरू सार्वजनिक कुनै पनि सेवा लिन जानुभएको छ लाइनमा बस्नु परेन उहाँहरूले, अथवा अन्य के उहाँहरूलाई दिन सकिने सामान्य सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो भएर अब अपाङ्ग महासङ्घ लगायत हामी आफै पनि अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले त्यो विषयमा जनचेतना चाहिँ फैलाउन जरुरी छ होला जस्तो लाग्छ। यो अर्को अघि हाम्रो बहिनीले उठाउनु अब यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको साथीहरूको हकमा मानवाधिकार आयोगले अथवा सम्बन्धित संस्थाहरूले के गर्छ होला भन्ने विषयमा अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा उद्धार भनेको एउटा चाहिँ अब आपत परेको बेलामा रेस्क्यु गर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै परिवारले अथवा कसैले अब अप्ठ्यारो पारेर उहाँहरूको मानवाधिकार हनन हुने गरिराखेको छ भने त्यो पनि उद्धार गर्छौँ। अब भर्खरै हामीले जानकी मन्दिरमा 6-7 वर्षदेखि दुईवटा हात नभएको एकजना 20-22 वर्षको बहिनी चाहिँ उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अब मैले सुरुमा उहाँको त्यो तलको कपडा नदेखेपछि उहाँलाई चाहिँ मानसिक समस्या मात्रै रहेछ कि भन्ने थियो, तर वास्तवमा उहाँको दुईवटा हातै रहेनछ यति। अनि पछि उहाँलाई लगातार हेऱ्यौँ हामीले, त्यहाँ पर्यटन प्रहरीमा एकजना महिला प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले ल उहाँको रिक्रुट गर्दै गर्नु होला, उहाँलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। अनि यो सरलाइनमा चाहिँ मानव सेवा आश्रम 1 वर्ष भएछ आएको, हामीलाई पनि भर्खरै थाहा भयो त्यो कुरा। त्यसपछि सम्बन्धित त्यहाँको साथीहरूसँग कुरा गर्दा हामीले ओडा अनि नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर त्यहाँ आश्रमसम्म पुर्याइदिउँ। आयोगको टिम अरू सहयोगी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र आयोगलाई त्यस्तो जानकारी भयो भने कहिलेकाहीँ हामी आफैले देखेर पनि गर्छौँ, देख्दा पनि हामीले नगरपालिकासँग स्थानीय तहसँग चाहिँ हामीले त्यसको स्वीकृति दिनुपर्छ र सम्बन्धित ओडालाई पनि हामी राख्छौँ त्यसमा। अब कहिले आवश्यक पऱ्यो भन्दा हामी सिधै साथीहरूसँग आइ पनि हाल्छौँ। अब सकेसम्म चाहिँ स्थानीय तहसँगै हामी जान्छौँ त्यसमा। र यहाँहरूमध्ये कसैले त्यस्तो अभिभावकविहीन भएको अथवा उहाँको चाहिँ त्यो बेलामा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेर परिवारबाट विक्षिप्त भएर कोही आउनुभएको देख्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई खबर गरिदिनु भयो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ उद्धार गर्न अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ पहल चाहिँ गर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो, त्यो पनि यहाँले बुझिदिनुपर्छ होला। र अन्य अवस्थामा जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा सरले सोध्नुभयो उजुरीहरूको के छ भनेर। अब मलाई अपाङ्गै भएको कारणले म माथि चाहिँ मेरो मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर आउने उजुरीको सङ्ख्या एकदमै कम छ। अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा कोही दलित भएको कारणले गर्दाखेरि, कोही चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ महिला भएको कारणले, बाल बच्चा भएको कारणले, अथवा उहाँहरूमाथि चाहिँ बोक्सीको आरोपमा अथवा घरेलु हिंसा भएर आउनुहुन्छ। तर उहाँको आफैले पनि म अपाङ्ग भएको कारणले मलाई यो व्यवहार भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर हामी आफै चाहिँ छुट्याउँछौँ, तपाईँ अपाङ्ग भएको कारणले तपाईँमाथि चाहिँ यो खालको हिंसा भएको भनेर हामी आफैले त्यो हाम्रो उजुरीमा पनि त्यो खालको टिकट गर्छौँ। हामीसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ उजुरी एकदमै कम छ। अब हिजै मात्रै कुरा गरौँ हामीले, एकजना यही जनकपुर महानगरपालिकामा 2टा छोराछोरी, एकजना चाहिँ छोरो बौद्धिक अपाङ्ग 2066 सालमा जन्मेको, छोरी 64 सालमा जन्मेको, छोरीको त छोरी झन् अब उता व्हिल चेयरमै बस्ने, उसको त्यो केही पनि छैन, अब बौद्धिक अपाङ्ग पनि पूर्ण खालको। अनि उहाँको समस्या के देख्यो भने हिजो उहाँले जन्मदर्ता बनाउनु भयो, छोरोको ठिक छ, छोरीको जन्मदर्तामा त्यहाँको पालिकाले अथवा ओडाले त्यतिखेर अब 205 साल लेखिदिएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो फेरि सुरुको जन्मदर्ता हराएर दोस्रो 2071 सालमा दिनुभयो अर्को प्रतिलिपि, त्यसमा पनि 205 साल लेखिदिएको छैन। अब महिना र गते ठिक होला, तर सालै बिग्रेपछि अब अहिले उहाँलाई कसले भनिदियो व्हिल चेयर दिन्छ त्यो कार्ड भइसकेपछि भनेर, अनि उहाँ कार्ड बनाउनलाई कुदिरहनु भएको छ। अब हिजो जनकपुर महानगरपालिकामा जानुभयो, महानगरपालिकामा त्यहाँ एकजना साथीले तपाईँले कति पैसा ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा गरेछ। अब उहाँले म रिक्सा चलाएर खाने मान्छे हजुर, पहिला पनि मैले पैसा तिरेको, अब कति तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि
अब उहाँलाई अलिकति नराम्रो व्यवहार भयो, त्यसपछि पछि चाहिँ उहाँले 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर खाता बन्द गरेर उहाँ हिँडिदिनु भएछ र तपाईँको यहाँबाट कार्ड बन्दैन, ओडा जानुहोस् भन्ने छ। अब कहाँबाट उहाँ पनि त्यो रिक्सामा तलतिर जाँदै गर्दा यसो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अफिस देखेर म छिरेको हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि आउनुभयो, यसो हेऱ्यो, त्यसपछि एकजना साथीलाई सोधेँ मैले के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि प्रतिलिपि लिन 500 रुपियाँ त लाग्छ। तर उहाँलाई जुन तरिकाले भन्यो त्यो त गलत हो, किनभने उहाँलाई भन्दाखेरि बुझाएर भन्नुपर्ने थियो। उहाँको त दुइटै बच्चाहरू अपाङ्ग छन्, अनि हामीले किरण सरलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो यसमा भन्यो। तर अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नानीहरूको चाहिँ कार्ड बनाउने कुराहरू भयो, अन्य सेवा सुविधा दिने कुरामा चाहिँ हामी सेवा दिने निकायहरू चाहिँ अलिक गम्भीर छैनौँ कि जस्तो लाग्यो। र त्यसमा हामी सबैले सचेत भएर अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत यो सीमान्तकृत समुदायलाई हामी सबैले चाहिँ सहयोग गर्न हामी सबैको उत्तरदायित्व भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिर आइसकेका छौँ। हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि सिरो साहबसँग धेरै जिज्ञासा साथीहरूले गर्नुभएको छ र म जो टिपुट गरेको छु प्रश्न त्यसमा पनि छ एउटा दुईवटा। खास गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने जुन परिचय पत्र छ त्यसमा विभिन्न क्याटेगोरीहरू छुट्याएको हुन्छ। 100% व्यक्तिहरूले पाउन सकेका छैनन् र कति टाइम लाग्छ उहाँहरूले पाउने होइन। हामी अर्को छ बाबुको नागरिकता वंशज छ अनि आमाको नागरिकता छैन र उहाँको छोरा छ, छोरा पूर्ण असर भएको अवस्थामा ती छोराले नागरिकता पाएका छैनन् र सुविधाबाट वञ्चित भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्न सक्छ र अहिले जुन समसामयिक जुन साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको जवाफको लागि म धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गरेर लाइभ रूपमै जस्तो यो अपाङ्गहरूलाई नै उपस्थित गराएर जुन एउटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना भयो यो सुखद छ। म आएको करिब 1 वर्ष भयो, पहिलोचोटि यो कार्यक्रम मैले यहाँ फेस गरेको छु। यसको लागि म आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ, ती सवालहरूमा करिब 70% जस्तै सत्यता पनि छ र धेरै सवालहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको म्याडमले सम्बोधन गर्नुभएको छ। केही सवालहरू हाम्रो प्रहरीबाट अझ जिल्ला अदालतबाट पनि सम्बोधन भएको छ। र मेरो कुराहरू गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सपाङ्ग जतिको क्षमता अपाङ्गसँग हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा केही न केही चाहिँ अन्याय त प्रकृतिले गरि नै सकेको छ। त्यो 100% हामीले सरह नै हुन्छ भन्ने त सम्भावना त्यो त रहेन। तर पनि यसमा दुईवटा पाटा छन्, एउटा नीतिगत पाटा हुन्छ, एउटा कार्यगत पाटा हुन्छ। नीतिले के भन्यो, नीतिले आज तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय त नीतिमा के छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा पनि छैन। जस्तै यस्तो अपाङ्ग महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले वास्तवमा डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिले संविधानदेखि लिएर सबै कानुनहरूले अपाङ्गलाई केही न केही व्यवस्था गरेकै छ। कहीँ आरक्षणको व्यवस्था छ, कहीँ सहुलियतको व्यवस्था छ, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाहरू छन्। संसदमा समेत उपस्थिति छ, निजामती सेवामा आरक्षण छ, अब अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा आरक्षण छ, विभिन्न खालको स्थानीय तहमा निर्वाचितै हुने व्यवस्था छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवस्था भएकै हो। अहिले खास गरी यो 62-63 पछि लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि त्यो कुरा बढेकै छ। तर यहाँले अघि जति समस्या राख्नुभयो नीतिगत भन्दा पनि कार्यगत समस्याहरू छन्। त्यो व्यावहारिक रूपमा छन्। कतिपय अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, कतिपय पूर्वाधारको कारणले छन्, कतिपय कर्मचारीहरूको अदक्षताको कारणले छन्, कतिपय ज्ञानको कमीको कारणले छन्, कतिपय तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो चेतनाको कमीको कारणले पनि छन्, कतिपय सरकारले के निर्णय गरेको छ, नगरपालिकाले के निर्णय गरेको छ थाहा नपाएको कारणले पनि तपाईँहरूले नपाउने अवस्था बनेको छ। त्यो भएर यो नीतिगत भन्दा चाहिँ कार्यगत समस्याहरू बढी छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। र अघि भर्खर बटुकजीले भने जस्तो नागरिकताको केसमा बुबाको पहिचान खुलेको छ, बुबाको वंशजको नागरिकता छ भने र आमा पहिचान भएको छैन अथवा आमाको कुनै कारणले नागरिकता भएको छैन भने पनि हामीले आमाको मात्रै कारणबाट चाहिँ नागरिकता रोक्ने गरेको छैन। बुबाको क्लियर छ भने नागरिकता पाइन्छ। कहीँ कतै आमाको शङ्कास्पद देखियो भने हामीले एकचोटि प्रहरी चाहिँ बुझ्नेसम्म गर्न सक्छौँ। त्यो नभए आमाकै नागरिकता नभएको कारणले मात्रै नागरिकताबाट वञ्चित चाहिँ गरिँदैन। त्यो म यहाँ सुनिश्चितता साथ भन्न चाहन्छु। त्यस्ता दैनिक जति केस पनि आएका छन् हामीले यहाँले पनि कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो होला, कतिपय स्थानीय तहहरूले आफूले सबैले साधन जुटाएर पनि ल्याइदिएका छन् र यदि त्यो एकदमै अपाङ्ग छ यहाँ आउन सक्दैन भनेर कसैले डकुमेन्ट ओडाबाट आयो भने हामीले पनि गरेका छौँ। खासै प्रचार चाहिँ गरेका छैनौँ। हाम्रो कर्मचारीलाई घरमा पठाएर वितरण पनि हामीले गरेका छौँ।
अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि लक्ष्मी न्यायमा पनि हामीले एउटा पठायौँ, हाम्रै अधिकृत गरेर लक्ष्मी न्यायमा घरमै गएर उहाँलाई नागरिकता दिएको छ। तर अब अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा हेर्नुहोस् अत्यन्तै लामो भिड छ, लाइन छ, हामीसँग एकदमै थोरै जनशक्ति छन्। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा त सम्भव नहोला, तर पनि नजिकको केही छ भने यसोलाई स्थानीय सरकारले बढी सहयोग गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो साधनमा हालेर ल्याइदिन सक्छ, अथवा हामीसँग कोअर्डिनेसन गरेर ल हामीले यो दिन आज 5 जना अपाङ्ग जुटाएका छौँ, 5 जना अपाङ्गलाई नागरिकता दिनुपर्ने छ, मान्छे खटाइदिनुहोस् भन्यो भने हामी त्यो खटाउन सक्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई घर घरमै गरेर दिने कुरा चाहिँ केही जटिलता होला। र अरू जस्तो यहाँले राखेका कुराहरू छन्, अब यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै अपाङ्गमा दिन छैन, 40 वर्ष पुरानो भवन छ, अब हामी नयाँ भवन बनाउने चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डेलिभरी हुने सबै सेवा भुइँतलाबाटै डेलिभरी हुन्छ नि, यहाँलाई थाहा होला। र मैले कर्मचारीहरूलाई स्ट्रिक्टली भनेको छु, कोही व्हिल चेयरमा आएको छ, कोही चाहिँ अब यो त्यस्तै खालको अशक्त छ, अपाङ्ग छ भने उसलाई त्यो लामो समय लाइनमा राख्ने होइन, छिटो गरेर पठाइदेऊ भनेको छु। कतिपय उनीहरूले नदेखेर त्यो होला म अपाङ्ग छु, म अथवा ज्येष्ठ नागरिक भन्यो, अथवा काखमा बच्चा भएको मान्छे छ भने त्यसलाई छिटो गरिदिनु भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ। त्यो कुरो चाहिँ भित्रको फाँटवालाले थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो, यस्तो खालको मान्छे लाइनमा छ भन्ने खालको। हाम्रो प्रहरीहरू पनि त्यहाँ छन्, प्रहरीहरूले पनि हेरिरहेका हुन्छन्, प्रहरीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई सेवा लिनलाई जिल्ला प्रशासनमा घन्टौँ लाग्यो अथवा हामीलाई विशेष सेवा दिएन भन्ने अवस्था चाहिँ थाहा नपाएको कारणले, जानकारी नपाएको कारणले हुनसक्छ। जानकारी भयो भने व्हिलचेयरमा बसेको मान्छेलाई दिनभरि पुर्याउने हाम्रो नीति हुँदैन, जानकारी भयो भने हामी छिटै गर्नेछौँ। अब सिडिओसँग भेट्न गाह्रो छ, अब त्यो चाहिँ मेरो बाध्यता हो। एक तला माथि कोठा छ, अब सिडिओ आए पनि आउँछ, एउटा अपाङ्गको एउटा कुरा सुनिदिनु छ र तपाईँ तल झर्दिनँ भन्यो भने त्यो झर्ने नै कुरा हुन्छ। हाम्रा सिंहदरबारकै मन्त्रालय पनि मन्त्रीज्यू धेरै जसो माथि तलामा बस्नुहुन्छ, सबै ठाउँमा जान जटिलै छ, त्यो खालको अवस्था छ। र सेवा सबै भुइँतलाबाटै हुन्छ, भेट्न पर्ने अवस्था आयो भने समय दिन सकिन्छ, खबर आयो भने। अब यो अघि हाम्रो सुरुको उहाँले भन्नुभएको थियो यो जागिरमा समस्या छ, लोकसेवा आयोगको आरक्षण। लोकसेवामा क वर्गले मात्रै लड्न पाउने होइन है, लोकसेवामा कले नपाउने हो, ख गले घले पाउने हो लोकसेवा चाहिँ। क वर्गले चाहिँ क वर्गकोले चाहिँ लोकसेवा चाहिँ नपाउने भन्ने हो। क वर्गले अरू सुविधा पाउने, भत्ता पाउने, अरू सुविधा पाउने, लोकसेवा चाहिँ ख घले पाउने हो। पूर्ण अपाङ्गले लोकसेवाको आरक्षण चाहिँ पाउँदैन। त्यो हिसाबले त्यो आरक्षणको व्यवस्था चाहिँ त्यो क बाहेक अरूलाई हो। कलाई चाहिँ भत्ताको सुनिश्चितता छ, त्यो कुरा हो। त्यो कुरा यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। र अहिले धेरैजनाले कुरा गर्नुभयो हामीले भन्सारबाट सामान ल्याउन पाइँदैन, त्यो कुरो त पाइँदैन। भन्सारबाट सामान अपाङ्गलाई यति ल्याउन छुट दिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले त्यसलाई हामी तस्करी भन्छौँ। त्यो चाहिँ अपाङ्ग र अपाङ्गले बराबर नै पाउँछ। यहाँ केस पनि आयो, एकजना अपाङ्गै मान्छेले तस्करी नै व्यावसायिक रूपमै गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो खालको केसहरू आयो। अब कतिपयले तस्करहरूले अपाङ्गलाई प्रयोग गरेर गराउने कल्चर पनि देखियो, व्हिलचेयरमा बोकाएर चाहिँ सामान कटाउने त्यो खालको टेन्डेन्सी पनि देखिएको छ। त्यो अपाङ्ग भएको कारणले हामीले भन्सारबाट सामान चाहिँ छुटमा ल्याउनु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको माग त्यो चाहिँ कानुन सम्मत छैन, त्यसमा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। अब यो शिक्षामा छुट पाइएन, मलाई लाग्छ अहिले सरकारी शिक्षा त पूर्ण सहुलियत छुटै हो। अहिले सरकारी विद्यालयमा त फी लिन पाइँदैन, त्यहाँ माथि अपाङ्ग छ झन् फिस लियो भने त त्यो त चाहिँ त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यो कुरा त यहाँले त्यो नहुनुपर्ने हो। कलेजमा पनि मलाई लाग्छ सरकारी सार्वजनिक चाहिँ कलेजहरूमा चाहिँ फी नहुनुपर्ने हो, त्यहाँ माथि झन् अपाङ्गलाई त त्यो सहुलियतको व्यवस्था हुन्छ। त्यो छैन भने यहाँले कुरो पुर्याउन त्यो विषयमा गराउन सकिन्छ। अब अघि एकजनाले भन्नुभयो मैले लोकसेवा दिएँ निस्किएन। अब लोकसेवामा दुईवटा अप्सन हुन्छन्, एउटा चाहिँ तपाईँको आरक्षण छँदैछ, जस्तो लेख्न मलाई समस्या छ भने अर्को मान्छे लेख्ने पनि व्यवस्था छ। हजुर म काठमाडौँ पनि गएँ अनि भने सर मलाई लेख्ने समस्या छ अनि मलाई लेख्न आउने भने राम्रो छैन यस्तो भनेर। अब कलेजकोमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ होइन। लोकसेवाको केसमा कुन लेभलकोलाई छ कस्तो छ त्यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। तर मलाई लोकसेवामा पनि अर्को मान्छे तर त्यो आफू सरहको पाइँदैन होइन। ए त्यस्तो खालको त्यो कुनको छ मात्रै हो। अब अरू तपाईँको त अरू कुरा त जस्तो कलमले लेखेर तपाईँ डिग्री पढिसक्नु भएको छ, त्यही त त्यो विषय चाहिँ नभए चाहिँ अब त्यो अर्को सुत्ता हात नभएको मान्छेलाई त राखेरै लेख्ने खालको पनि व्यवस्था छ। अब अरू कुराहरू जस्तो तपाईँको व्हिलचेयरहरू ल्याउनलाई हामीले भन्सार मैले दैनिक रूपमै गर्ने गरेको छु। व्हिलचेयरहरू ल्याउनलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ सहजीकरण गरिरहेकै छौँ। अब यो स्थानीय तहको धेरै कुराहरू आज वास्तवमा यहाँ नगरपालिकाबाट एकजना प्रतिनिधि हुनुपर्थ्यो, किनकि धेरै कुराहरू अहिले सर्भिस डेलिभरीको पार्टमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ। तपाईँको सरकारको 3 तह छ नि,
त्यसमा 3 तहमा केन्द्र सरकारले चाहिँ ठुला आयोजना र नीति हेर्ने भन्ने हो, प्रदेशको सरकारले मध्यम खालका आयोजना हेर्ने र तपाईँको सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो, लोकल बडीले चाहिँ मेनली सर्भिस डेलिभरीमा फोकस हो। अहिलेको संविधानको मर्म भनेको लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, खेलकुद यो खालको नै उसको कार्यक्षेत्र नै हो वास्तवमा। त धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै बजेटहरू, धेरै सुविधाहरू स्थानीय तहमा छ। त्यो कुरो कतिपय जानकारी छैन, कतिपय चाहिँ अब स्थानीय तहमा आफ्ना समस्याहरू छन्, त्यो खालको अवस्था हो। तर यहाँले अहिले हामी एकदम ठगियौँ, हेप्यौँ भन्ने अवस्था चाहिँ कानुनत चाहिँ त्यति छैन। जे छ जति छ व्यावहारिकमा मात्रै छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्ता संस्थाहरूले, खास गरी महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ जनचेतनाको पार्टमा। र अघि उहाँले भन्नु खोजेको यो हेमोफिलियाको त्यति आफ्नो कुरो बुझिनँ, अलिकति के हो त्यो त्यसको केही रोग हो जसमा एक्सेसिभ ब्लड ब्लिडिङ हुन्छ, इन्टर्नल एक्सटर्नल दुवै। यसमा थोरै म सन्देह प्रकार छ सर। अब हेमोफिलिया भन्दाखेरि हेमोफिलियामा हजुरको त्यो अब त्यहाँ फ्याक्टरको क्लोटिङ भन्ने हुन्छ, त्यो क्लोटिङको कमी भयो भने अब त्यो हेमोफिलियाबाट ग्रसित साथीहरूलाई त्यो इन्टर्नल ब्लिडिङ पनि हुने र बाहिर यदि ब्लिडिङ भयो भने त्यो नरोक्ने, जबसम्म त्यसलाई फ्याक्टर लगाइँदैन तबसम्म त्यसलाई नरोक्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अन्य प्रदेशहरूले हेमोफिलिया लक्षित गरेर फ्याक्टर खरिदको लागि पनि, जस्तो प्रदेश का सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा पनि फ्याक्टर खरिदको लागि करोडौँ बजेटहरू विनियोजन गरेको अवस्थाहरू छ। अब अन्य प्रदेशले यो हेमोफिलिया र फ्याक्टरलाई टार्गेट गरेर त्यो अपाङ्गताकै एउटा प्रकृति, अपाङ्गताकै एउटा प्रकार हो भनेर त्यो पहिचान पनि गरिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न पनि यो फ्याक्टर खरिद गर्ने कुरोहरू अन्य प्रदेशले लागू गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश 2 सरकारले हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले यो सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग लबिङ पनि गरेका थियौँ। तर त्यो लबी गर्दा पनि उहाँहरूको अब एउटा बुझाइमा अस्पष्टता, एउटा धारणागत अस्पष्टताको कारणले त्यो हुन सकिरहेको छैन। र हेमोफिलिया खासमा एउटा अपाङ्गताकै प्रकार हो र यो हेमोफिलिया भइसके पछाडि उहाँहरूलाई फ्याक्टर चाहिनै पर्छ। त्यो फ्याक्टर नभयो भने त्यो बिरामी, त्यो अब अपाङ्गता भएको साथीलाई जन्जन त्यो मारमा भइरहेको अवस्था एउटा हेमोफिलिया पनि एउटा ल ठिक छ। मैले अब यो अहिले अलिकति कुरो बुझेँ। म चितवनमा केही वर्ष अगाडि चितवनमा एलडिओ हुँदाखेरि त्यहाँ जिल्ला विकासले हेमोफिलियाका रोगीलाई एकजनालाई 50,000 अनुदान दिने प्रणाली थियो कि त्यहाँ हामीले थुप्रैलाई दिने पनि व्यवस्था थियो। अब यहाँ तपाईँले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरो पुर्याउनु होला, त्यसलाई संस्थाहरूमा पुर्याउनु होला। म पनि त्यहाँ विभिन्न बैठकमा कार्यक्रममा जाँदा यो विषय उठाउने छु र हाम्रो अस्पतालमा हेमोफिलियाका रोगलाई के छ उपचारको सिस्टम, त्यसलाई विशेष व्यवस्था के रहेछ त्यो पनि मैले अस्पतालसँग पनि कुरा गर्नेछु। र एउटा अलिकति यातायातमा हामीले सहुलियत पाइएन भन्नुहुन्छ, त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, त्यो पाइन्छ नै। अपाङ्ग कार्ड लिएर हिँड्नुभयो र तपाईँले अपाङ्गताको कार्ड लिएर जाँदा बसले दिएन भने चाहिँ तपाईँले माथिको प्रहरीलाई खबर गर्नुहोला। त्यसमा चाहिँ दिलाउने व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्छ। त्यो विषयमा म पनि त्यो सुरक्षा निकायलाई त्यो विषयमा निर्देशन गर्नेछु। त्यो नेपाल सरकार निर्णय गरेको विषय छ। विद्यार्थीहरूको केसमा पनि त्यो निर्णय छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति कानुनी नगरिकन एउटा अनौपचारिक निर्णय मात्रै भएको कारणले त्यति व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन। फेरि बस व्यवसायीहरू पनि भाडा हाम्रो समयमा भएन, के भएन भने उनीहरूका मागहरू छन्। तर अपाङ्गको केसमा चाहिँ त्यति समस्या आएको छैन। धेरै ठुलो सङ्ख्या पनि नहुने हुँदाखेरि अपाङ्गलाई दिएकै पाइएको छ। कहीँ कतै भयो भने त्यो विषय चाहिँ खबरमा म पनि नेपाल प्रहरीलाई भन्नेछु। र मूल रूपमा यिनै कुराहरू हुन्। र अहिले पनि मैले भने समस्या नीतिमा भन्दा कार्यान्वयनमा बढी समस्या छन्। कार्यान्वयनको लागि तपाईँ हामी जस्ता संस्थाहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। अघि नै म्याडमले भनेको जुन त्यो सडकमा भएका चाहिँ बेवारिसेको समस्या चाहिँ अहिले त्यति धेरै छैन। अहिले अब यो मानव सेवा आश्रममा नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त लगानी गरेको छ। थुप्रै जिल्लामा मानव सेवा आश्रम छन्। अनाथ बेवारिसे छ भने जति पनि, जस्तो वीरगञ्जमा छ, हेटौँडामा छ, मानव सेवा आश्रममा जति पनि पठाउन सकिन्छ। मेरो पनि डे टु डे सम्पर्क हुन्छ। सर त्यस्तो अनाथ मान्छे छ भने पठाइदिउँ, हामी जति पनि राख्छौँ भन्ने छ। काठमाडौँदेखि नै धेरै जिल्लाहरूमा अहिले नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ। मानव सेवा आश्रम भन्ने संस्था छ, त्यसले थुप्रै अनाथ मान्छेहरूलाई राखेको छ। त्यस्ता सडक मानवलाई चाहिँ अहिले अब सडकमा नराख्ने सरकारको नीति नै छ। त्यो सडक मानव मुक्त देश बनाउने भनेर सरकारले नीति नै घोषणा गरेको छ। त्यो हुन्छ। अब केही समय यस्ता जडेहरू, ड्रगिस्टहरू कहिलेकाहीँ 2-4 घन्टा लड्ने कुरा चाहिँ छँदैछ। तिनको पनि सुरक्षा त गर्नै पऱ्यो। तिनलाई केही समय सडक चाहिँबाट त्यो सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले अलिकति छेउमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउने कुरा त हुन सक्ने हो। त्यस्ताको त त्यो दीर्घकालीन भन्दा अल्पकालीन समस्या हो।
तर सडक मानव कोही छन् त्यस्ता भने त्यसलाई म पनि समय गरेर चाहिँ तपाईँको अस्तिको मेरो डे टु डे नै सम्पर्क छ मानव सेवा आश्रममा, हामीले त्यहाँ सहजै पठाउन सक्छौँ। अनाथ खालको कोही त्यस्तो व्यवहारिक चाहिँ मान्छे छ यहाँ नजिकमा कहाँ छ, कुन जिल्ला? हामीसँग हेटौँडामा र वीरगञ्जमा छ, सर्लाहीमा पनि छ। यो जनकपुरमा पनि खोल्ने कुरा छ, यो घरहरू खोजिँदैछ, 12-13 कोठाको कम्तीमा ठुलो ग्राउन्ड हुन्छ, तपाईँहरूको सम्पर्कमा छ भने जानकारी गराइदिनु होला, हामी उहाँलाई भनिदिन्छौँ। जनकपुरमा पनि छिटै खुल्ने ल र यति महत्त्वपूर्ण विषयमा आज यति निकायहरूलाई राखेर जुन खालको कार्यक्रम गर्नुभयो आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूले केही कुरा जस्तो आयो व्यक्तिगत रूपमा अब रोजगारी पाऊँ, त्यो रोजगारी चाहिँ अलिकति त्यो ठ्याक्कै मैले रोजगारी भन्न सकिँदैन, त्यो त रोजगारीको त आफ्नो क्राइटेरियाहरू छँदैछन्। कतिपय तपाईँले काठमाडौँमा रेस्टुरेन्टले कस्तो पोलिसी ल्याएका छन्, हामी अपाङ्गलाई मात्रै रोजगारी दिन्छौँ, बोल्न नसक्नेलाई मात्रै रोजगारी दिएको छ कुनै रेस्टुरेन्टहरूले, त्यो खालको पनि छन् स्किमहरू। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै मैले रोजगारी दिने विषय भएन, तर लोकसेवाका कुराहरू अरू कुरा मैले राखेँ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। के अंदर आई के जे कार्यक्रम अपंगता भेल व्यक्ति सबके न्याय में पहुँच जे साधन सुनवाई कार्यक्रम में हमरा सबके निमंत्रणा स्वीकार करके प्रमुख अतिथि के रूप में हम श्रीमान प्रमुख जिलाधिकारी जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सेल मनमया मैडम, प्रहरी कार्यालय सेल सर, अदालत सेल प्रतिनिधि लगाए ओई में जानकी एफएम के संचालक, राष्ट्रीय अपांग महासंघ के सदस्य, कर्मचारी मित्र, सामाजिक विकास मंत्रालय से नरेश जी दोभा से, हेमोफेलिया के साथी लगायत ओई कार्यक्रम उपस्थित हुए संपूर्ण अतिथि लगायत सहभागी समय अभिवादन स्वीकार करूँ। नमस्कार। बहुत साधारण बात सब जे सार्वजनिक सुनवाई में बहुत अपने सबके जे जिज्ञासा रहे कि बहुत प्रयास तक सीडीओ साहब, मानव अधिकार के मैडम, जिला प्रहरी कार्यालय के सर जिज्ञासा अपने सब एकदम मेटवा के प्रयास करके आज सेवा सुविधा के बारे में जानकारी दिल। हम उनमें 2-4 गो बात जना संजू जी कहलथिन कि अपांगता भेल व्यक्ति सबके अपांगता मैत्री संरचना में सहज रूप में हम सब सेवा नहीं ले सके, निश्चित रूप से ई समस्या है। 20 वर्ष के जो संरचना सब तक से रिनोवेट अखन करके बहुत समस्या है। नया बनवला संरचना निश्चित रूप में अपांगता मैत्री होबे के चाहिए, अभी महासंघ के जोरदार मांग तो है। और दोसर बात जो संजू जी रखला कि जो अपांगता भेल व्यक्ति सबके लोक सेवा आयोग में जो आरक्षण के व्यवस्था के बारे में, तो में प्रदेश सरकार में जो अपांगता भेल व्यक्ति सबके आरक्षण होकर अपने के आरक्षण कर देना प्रदेश सरकार, जे व्यक्ति अपन दैनिको क्रियाकलाप करे में समस्या हुनके आरक्षण कर देना है, जे व्यक्ति रोजगारी लेते तकरा वंचित कर देने ही प्रदेश। ओहि के लिए संजू जी के जिज्ञासा रहा, ओहि में हम सब पहल कर रहे राष्ट्रीय अपांग महासंघ सरकार वाले निकाय के हम सब बारम्बार ध्यान आकर्षण करबे कि कमती में यहाँ जे सेवा नियमावली बन के संशोधन करूँ, जे व्यक्ति जागीरे नहीं कर सकते इनका आरक्षण अहाँ सब कर देने चाहिए। दोसर बात जी नीलम जी रखल कि हम डिग्री पास करके भेला के बाद हम भोता रहा हमरा कतौ जागीर नहीं, वैवाहिक संबंध में भी समस्या हुनका जे डिग्री के हिसाब से शादी भ गेला के बाद अब जागीर नहीं भेला के हुनका बहुत समस्या भरल है। तथापि भेल व्यक्ति सबके परिचय पत्र में सो हम सब एडवोकेसी कर रहा छी अहाँ के जे नहीं इंडिया में देखल जाओ अपने के परिचय पत्र के पहचान करे है तो 63 पेज में अपने के एनालिसिस करे कि केते एकर गंभीरता के आधार में अपना सबके नेपाल में के संदर्भ में देखियो जनसल अस्पताल से सिफारिश ले चाहे जिला जन स्वास्थ्य समिति एगो पन्ना में लिख दे सीधे डेफ एंड ब्लाइंड लिख देते का शारीरिक अवस्था है परसेंटेज ओठाम उल्लेख नहीं करो के अहाँ के बहुत समस्या भरल परिचय पत्र में केहन व्यक्ति केहन परिचय पत्र भेटे चाहिए आ केहन गंभीरता के आधार में जे अपने के अपांगता भेल व्यक्ति सबके अधिकार संबंधी में प्रश्न व्यवस्था है कि एकर फंक्शन लिमिटेशन कथी है तो कार्यगत सीमता कथी है वही अनुसार से परिचय पत्र होबे के चाहिए से नहीं भके अपना सबके अखन उ इंडिया दोसर राज्य के जे आधार में लेवल है बहुत 20 वर्ष लाग सके कि 63 पेज में ने जे आके एनालिसिस करे के बहुत अपना नेपाल में अखन प्राविधिक नहीं है वो बहुत समय लगथिन आ दोसर बात जे व्यापार में इंडिया से हमरा सबके जे कुछ समाज में सही बात में अखनता हमरा सबके राष्ट्रीय अपांग महासंघ किछ हद तक है कि अहाँ किछ सामग्री अपांगता भेल व्यक्ति के जे सहज रूप में उपयोग करे वाला जना स्टूडियो साहब पहले कहलखिन कि बैसाखी व्हील चेयर स्कूटर सब में भंसार के छूट है जे अपना सबके नेपालो सरकार में
जो कोनो एहन फैक्ट्री जे अपांगता भेल व्यक्ति के लेल जे उत्पादन करथिन ओहि समय भंसार छूट के व्यवस्था है। आ व्यवसाय के लेल हम सब जोरदार मांग विगत से कर आ रहल छी कि कमती में व्यवसाय करे के लेल अपांगता भेल व्यक्ति के किछु सहूलियत में जो अपन व्यवसाय जीवन जीविका निर्वाह करे के लेल जे व्यवसाय करे के लेल जे किछु छूट के व्यवस्था करू। व्यवहारिक रूप में अहाँ के जे रिक्वेस्ट करे है तो अहाँ के ओतऽ छूट के व्यवस्था है, लेकिन कानूनी रूप में तस्करी जे सीधे साहब पहले कह दिलक कि सही में अपांगता के नाम में तस्करी सो भ रहा है। कैला अपांगे छी अहाँ के दोसर के यूज करके सो तस्करी के ओहि दुआरे जे भी साथी के जे अहाँ मूल रूप में जो व्यवसाय करेला जे हम अपन जीवन निर्वाह करबे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अपांग महासंघ जो तो पहल कर पड़ते सरकार बड़ा निकाय तक हम सब बात के नीति तथा कार्यक्रम बने बेर में हम सब एगो 3-4 पन्ना के अपने के मांग दे छी। कमती में हमरा सब की आवश्यकता है हम सब बुझबे। हम सब दोसर प्रदेश में ये हमें फैला के फैक्टर के लिए आके 2-2 करोड़ रुपया विनियोजन कर, 1 नंबर प्रदेश में आके 2 करोड़ ओहि प्रदेश में सो हम सब यहाँ फैला के कमती में नहीं बेसी तो शुरुआत 50-60 लाख से करूँ। हम सब नीति तथा कार्यक्रम में यहाँ के बना के दिले। मुदा कथी के दुख के बात है 2 नंबरी प्रदेश है, 2 नंबर के प्रदेश है से अपने कोई प्रदेश में हेमोफिलिया के फैक्टर के लिए 1 रुपया ने विनियोजन करो। तथापि जो 1 करोड़ विनियोजन करने अपने के सीट मूलक के लिए सहायक समय कोई में हम सब जोरदार मांग रखने चाहिए कि कमती में जे किछु है हेमोफिलिया जे 10 प्रकार के अपांग है सब प्रकार में 1 करोड़ के डिवाइड कर कमती में जितनी पड़ती ओकरा लेल हम विनियोजन करियो हम सब जोरदार मांग। मंत्री साहब अखन नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन भेला के चलते व्यस्त भेला के चलते हम सब 1 चरण के बैठक बैस रही, दोसर चरण मंत्री जन बैस के बात में निश्चित रूप से दिया बचाई छी। और दोसर बात जब के यातायात में दौलतिया जी रखल यातायात में हम जाए हमरा के सेवा सुविधा नीति में निश्चित रूप में यातायात में यह अपांगता भेल व्यक्ति के 50% छूट के व्यवस्था है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अहाँ जे जाओ तो समस्या की भ जेते अहाँ के यातायात में 500 रुपया भाड़ा ओहिठाम लऽ रहले केना अपने के 250 रुपया उन्हों लऽ रहले दूसरो व्यक्ति से तो अहाँ जे भाड़ा कभी छूट के बाद अहाँ के 500 का ढाका के देते 250 जनरल जी का 250 के छूट अहाँ के की फर्क ओहि दुआरे अपांगता भेल व्यक्ति के होइत रहे कि दोसरो के एतबी लऽ रहले भाड़ा हमरो से एतबी ले, लेकिन बस व्यवसाय सब की केलक कि नहीं हम तो 500 के ढा ले छी अहाँ के 50% कऽ के लऽ रहल छी। तो एहि हमरा सब जटिलता है आ कतौ भी अहाँ सबके समस्या हो है तो ओहि में अहाँ सब बात राखि सकै छी, ट्रैफिक पर राखि सकै छी। और कार्यक्रम में आज जे अपन बहुमूल्य समय देने साथी सब धैर्य धारण करके जे सार्वजनिक सुनवाई के अपन समस्या सब राखने के लिए हृदय से धन्यवाद दे। हमरा से प्रमुख अतिथि के बेसी देर तक रखला मिला उनका चल गला बेसी बात रहती तो हमारो रहती। और विशेष करके जिला प्रशासन सीडीओ साहब मानव अधिकार आयोग के मैम जिला प्रहरी प्रतिनिधि लगायत जे ओहिमे सहभागी भ के जे कार्यक्रम में सफल होय के लिए हृदय से धन्यवाद दे। आय के सार्वजनिक सुनवाई ओतै अंत भेले से हम घोषणा करें। नमस्कार, धन्यवाद।